दीवार का सहारा लेकर खड़ी दादी माँ थर थर काँप रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भीगता जा रहा था। तभी वह बिलक बिलक कर रोने लगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। उफ, अब मैं क्या करूं? कैसे शैलेश की नजरों का सामना करूं? सहसा निधि उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी माँ, जो होना था हो गया। आप हिम्मत हार दोगी तो मेरा और अथर्व का क्या होगा? दादी माँ ने अपने बेटे शैलेश की ओर देखा। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठा एकटक सामने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी आभा के मृत शरीर को देख रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को अच्छी भली सोई आभा सुबह बिस्तर पर मृत पाई गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिसमें उसकी मौत हो गई है। ये सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे बिजली सी गिर गई। दादी माँ तो जैसे संज्ञा शून्य सी हो गई। इस उम्र में भी वह स्वस्थ है और उनकी बहू महज 42 साल की उम्र में इस दुनिया से नाता तोड़ गई। पीड़ा से उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। निधि और अथर्व को सीने से सटाए दादी माँ सोच रही थी कि काश शैलेश भी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वह उसकी माँ है। सुबह के 10 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से भरा था। वो साफ देख रही थी कि आभा को देखकर हर आने वाले की नजर उन्हीं के चेहरे पर अटक कर रह जाती और उन्हें लगता है जैसे सैकड़ों तीर एक साथ उनकी सीने में उतर गए हो। बेचारी माँ जीवन भर तो दुखी भोगती आई, अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई। पड़ोस की रीना चाची ने कहा। अथर्व की मामी दबे स्वर में बोली, ना जाने माँ कितनी उम्र लेकर आई हैं। इस उम्र में ऐसा स्वास्थ्य। एक हमारी दीदी थी, ऐसे अचानक चली जाएगी कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था। इतने दुख झेल कर भी अब तक माँ जी जीवित कैसे हैं, यही आश्चर्य है। निधि की छोटी मौसी सुधा ने कहा। वो पास के मोहल्ले में रहती थी। बहन की मौत की खबर सुनकर भागी चली आई। दादी माँ आंखें बंद किए सब खामोशी से सुनती रही, पर पास बैठी निधि ये सब कुछ सुनकर खिन्न हो उठती और अपनी मौसी को टोकते हुए बोली, आप लोग यह क्या कह रही हैं? क्या हक है आप लोग को दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? उन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को नहीं होगी। निधि, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, चुप रहो। तभी शैलेश का भारी स्वर कमरे में गूंज उठा। आभा के क्रियाक्रम के बाद रिश्तेदार चले गए तो सारा घर खाली हो गया। आभा थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते हैं। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई मन में महसूस कर रहा था। एक दिन सुबह निधि चाय लेकर दादी माँ के कमरे में आई तो देखा वे सो रही हैं। दादी माँ, उठिए, आज आप इतनी देर तक सोती रही? निधि ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। बस उठी रही थी बिटिया, और वह उठने का उपक्रम करने लगी। पर आपको तो तेज बुखार है, आप लेटे रहिए, मैं अथर्व से दवा मंगवाती हूँ, कहती हुई निधि कमरे से बाहर चली गई। दादी माँ यानी कमला देवी की आंखें रह रहकर भर उठती थी। बहू की मौत का सदमा उन्हें भीतर तक तोड़ गया था। आभा की वजह से ही तो उन्हें अपना बेटा, अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपनों से उपेक्षा की पीड़ा झेलने वाली कमला देवी को आदर और प्रेम का स्नेह स्पर्श देने वाली उनकी बहू आभा ही तो थी। पलंग पर लेटी दादी माँ अतीत की धुंध भरी गलियों में अनायास भागती चली गई। माँ, मनहूस किसे कहते हैं? 5 साल के शैलेश ने पूछा तो कमला चौंक पड़ी थी। बुआ कहती है तुम मनहूस हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर कमला जैसे संज्ञा सुनसी हो गई और बेटे को सीने से लगाकर बोली, बुआ झूठ बोलती हैं, शैलेश तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तभी कमला की ननद रेखा तेजी से कमरे में आई और उसकी गोद में से शैलेश को छीनकर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम वास्तव में मनहूस हो। शादी के साल भर बाद ही मेरा जवान भाई चल बसा। अब यह इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया नहीं पड़ने दूंगी। पर दीदी, मैं जो नीरस और बेरंग जीवन जी रही हूँ उसकी पीड़ा खुद मैं ही समझ सकती हूँ। कमला फुट फुट कर रो पड़ी थी। क्यों उस मनहूस से बहस कर रही है बेटी? आंगन में शैलेश की दादी बोली। शैलेश को लेकर बाहर आजा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बुआ गोद में शैलेश को उठाए कमरे से बाहर चली आई। कमला का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस वेदना से मैं 2-4 हुई हूँ उसे ये लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 5 महीने बाद ही शैलेश पैदा हुआ था। बेटे को सीने से लगाते ही वह अपने पिछले सारे दुख क्षण भर के लिए भूल गई थी। कमला की सास उस वक्त भी ताना देने से नहीं चुकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं यह मनहूस बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान ना मिटा डाले। कमला के लिए वह क्षण जानलेवा था जब उसकी छाती से दूध नहीं उतरा। बच्चा गाय के दूध पर पलने लगा। उसे यह सोचकर अपना वजूद बेकार लगता कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कभी कभी कमला सोच के अथाह सागर में डूब जाती। हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ। तभी तो जन्म देते ही माँ मर गई। थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में मारा गया। शादी हुई तो साल भर बाद पति की मृत्यु हो गई। बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह विवल होकर रो पड़ती। समय गुजरता रहा। बुआ और दादी लाड लड़ाती हुई शैलेश को खिलाती पिलाती जी भर कर बातें करती। वह माँ होकर दरवाजे की ओर से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती। एक विवशता का एहसास कमला के वजूद को हिलाकर रख देता। शैलेश की बुआ रेखा अपने परिवार के साथ शादी के बाद से ही मायके में रहती थी। उनके पति ठेकेदारी करते थे। बुआ की 2 बेटियां थीं, इसलिए भी अब शैलेश ही सबकी आशाओं का केंद्र था। तेज दिमाग शैलेश ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, सारे घर में जैसे दिवाली का माहौल हो गया। मैं जानती थी मेरा शैलेश एक दिन सारे गांव का नाम रोशन करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो खानदान की इज्जत रख ली। शैलेश की बुआ खुशी से बावली सी हो गई थी। प्रसन्नता के उताल तरंगों ने कमला के मन को भी भाव विभोर कर दिया था। शैलेश पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले माँ के पाँव छूने आया था। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, कमला ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी बुआ रेखा की पुकार, जल्दी करो शैलेश, बस निकल जाएगी, सुनकर शैलेश कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपनी गति से बीतता रहा। शैलेश की नौकरी लगे 2 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अपनी दोनों फुफेरी बहनों की शादी उसने खूब धूमधाम से अच्छे घरों में करवा दी थी। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम कमला की ननद रेखा एक लड़की की फोटो लिए उसके पास आई।
उसने हुलस कर बताया कि लड़की बहुत बड़े ऑफिसर की इकलौती बेटी है, सुंदर, सुशील और बीकॉम पास है। क्या यह शैलेश को पसंद है? कमला ने पूछा। शैलेश कहता है, बुआ तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूंगा, रेखा ने गर्व के साथ सुनाया। तो कमला के भीतर जैसे कुछ दरक सा गया। धूमधाम से शादी तैयारियां शुरू हो गई। कमला का भी जी चाहता कि वह बहू के लिए गहने कपड़े का चुनाव करने ननद रेखा के साथ बाजार जाए, पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर विवाह के मंगल गीत गाए, पर मन की साध अधूरी ही रह गई। धूमधाम से शादी हुई और आभा ने दुल्हन के रूप में इस घर में प्रवेश किया। आभा एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 2-3 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह पलंग पर बैठी ना जाने किन ख्यालों में गुम थी। माँ जी चाय पी लीजिए, आभा ने कहा तो कमला चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर कमला ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। आभा ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा, तभी बुआ सास कमरे में चली आई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? जिस हार को साल भर भी तुम नहीं पहन पाई उसे बहू को दे रही हो, इसे क्या गहनों की कमी है? कमला जड़वट बैठी रह गई, पर आभा से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए कहा, बुआ जी माँ ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। सामने रखे डिब्बे से हार निकालकर आभा ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लगती हूँ माँ जी? बहुत सुंदर बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। कमला का कंठ भावातिरेक से भर आया था। पहली बार वह ननद के सामने सिर उठा पाई थी। आभा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर और प्रेम देगी, इसीलिए वह साय की तरह उनके साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। शैलेश की छुट्टियां खत्म हो रही थी। जिस दिन दोनों को सीतानगर लौटना था, उस सुबह आभा ने पति से कहा, माँ जी भी हमारे साथ चलेंगी, क्या तुमने माँ से पूछा है? शैलेश ने पूछा तो आभा दृढ़ता भरे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम माँ की सेवा करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन है बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यही ठीक है, बाद में कभी माँ को ले जाना। बुआ ने टोका था। बुआ जी मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है। आभा बोली, माँ जी की सेवा करूंगी तो मन को अच्छा लगेगा। आखिर आभा के आगे बुआ की एक न चली और वह कमला बेटे बहू के साथ सीतानगर आ गई थी। कुछ दिन बेहद ऊहा-पोह में बीते। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नजरों के सामने पाकर कमला की ममता उद्वेलित हो उठती, पर माँ बेटे के बीच बात नामात्र होती। आभा माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर अपनी मनपसंद भरवा कचौड़ियां देखकर शैलेश खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है आभा। यह जादू माँ के हाथों का है, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। जानते हैं मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सगी माँ लौट आई हो। धीरे धीरे शैलेश का मौन टूटने लगा। अब वह यदा कदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। कमला को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वैसे जब खुशियों के मधुर एहसास से मन भरा हुआ होता है तो समय हथेली पर रखी कपूर की टिकिया की तरह तेजी से उड़ जाता है। जिस दिन आभा ने लजाते हुए एक नए मेहमान के आने की सूचना दी, उस दिन कमला की खुशी की इंतहा नहीं थी। बेटी तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अभी कहा माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी उस दिन वास्तव में आपकी मुराद पूरी होगी। आभा ने स्नेह से सास का हाथ दबाते हुए कहा तो कमला की आंखें छलक आई। आभा ने कहा, मन की बुरी नहीं है ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई है उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। आभा के मुंह से ये सुनकर कमला का चेहरा एक अनोखी चमक से भर उठा था। आभा की गोद भराई के दिन घर सारी रातें रिश्तेदारों से भरा हुआ था। गहनों और बनारसी साड़ी में सजी आभा बहुत सुंदर लग रही थी। चलो बहू अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूं। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा। रुकिए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले माँ जी ही भरेंगी। यह तुम क्या कह रही हो बहू? ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है, और तुम्हारी सास तो। पड़ोस की रीना चाची ने टोका। तो रेखा बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं ज्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र व पुराण की बातें कौन मानता है? जो शास्त्र व पुराण यह सिखाते हो कि एक स्त्री की अस्मिता कुछ भी नहीं और एक विधवा स्त्री मिट्टी के ढेले से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती। आइए माँ जी मेरी गोद भरिए। आभा का आत्मविश्वास से भरा स्वर कमरे में गूंज उठा। कमला जैसे नींद से जागी। मन में एक अनजाना भय फिर दस्तक देने लगा। नहीं बहू, बुआ ठीक कहती है। उसका कमजोर स्वर उभरा। आइए माँ जी मेरी गोद पहले आप भरेंगी फिर कोई और। बहू की गोद भरते हुए कमला की आंखें मानो पहाड़ से फूटते झरने का पर्याय बन गई थी। रोम रोम से बहू के लिए आशीष का एहसास फूट रहा था। निर्धारित समय पर अथर्व का जन्म हुआ तो कमला उसे गोद में समेट अतीत के सारे दुखों को भूल गई। अथर्व में नन्हे शैलेश की छवि देखकर वो प्रसन्नता से फूली नहीं समाती थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान सजोए थे और सारे अरमान पोते के लालन पालन में फलने फूलने लगे। फिर 2 साल के बाद निधि आभा की गोद में आ गई। कमला की झोली खुशियों की असीम सौगात से भर उठी थी। आभा जैसी बहू पाकर वह निहाल हो उठी थी। शैलेश और उसके बीच में तनी अदृश्य दीवार आभा के प्रयास से टूटने लगी थी। बेटे और माँ के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब शैलेश खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रशंसा करता। कभी कभी मनोहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता। तो
कमला की आंखें आभा को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी सुघड़ बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव के उसी अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीतता रहा। 3 वर्ष पहले रेखा बुआ की मृत्यु हो गई। अथर्व ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और निधि 9वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। आभा ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही आभा इस तरह अचानक उन्हें छोड़ गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी माँ दवा ले लीजिए। पोती निधि की आवाज से वह वर्तमान में लौटी। उठने की कोशिश की पर बेहोशी के गर्त में समाती चली गई। निधि की चीख सुनकर सब कमरे में भागे चले आए। अथर्व दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। माँ के सिरहाने बैठे शैलेश की आंखें रह रहकर भीग उठती थी। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है शैलेश बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दवाएं दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है, डॉक्टर ने कहा तो अथर्व और निधि जोर जोर से रोने लगे। दादी माँ तो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे ही भरोसे हमें छोड़कर गई है। निधि के रुदन से सबकी आंखें नम हो गई थी। 4 दिन तक दादी माँ नींद बेहोशी की हालत में पड़ी रही। 5वें दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खुली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सिर को छू गया। दादी माँ ने चौंक कर देखा। उनके बिस्तर की पाटी से सिर टिकाए उनका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कुर्सी पर आध लेटे शैलेश का सिर माँ के पैरों के पास था। तभी निधि कमरे में आ गई। दादी की आंखें खुली देख वो खुशी से चीख पड़ी, पापा। दादी माँ को होश आ गया। शैलेश चौंक उठ बैठे। बेटे से नजर मिलते ही दादी माँ का दिल फिर से धक धक करने लगा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूँ बेटा, मनहूस हूँ। तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसे मनहूस लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो आभा की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती हैं बेरूढ़ियां, सड़ी गली परंपराएं और चिथोथी अवधारणाएं जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विष का पौधा बोती हैं। अब मुझे ही देख लो, आभा की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा। अगर आभा की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता। दादी माँ आंखें फाड़े अपने बेटे का यह नया रूप देख रही थी। आभा जैसी पारस के स्पर्श से उनके बेटे की सोच भी कुंदन हो उठी थी। शैलेश अपनी रो में कहे जा रहा था, मुझे माफ कर दो माँ, बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा। अब तुम्हें हमारे लिए जीना होगा, मेरे लिए, अथर्व के लिए और निधि के लिए। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। अथर्व और निधि को बड़ा करना है, उनकी शादियां करनी है और मुझे वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा हूँ। शैलेश बच्चे की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बोला। कमला देवी के कानों में बहू के कहे शब्द गूंज उठे थे। माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्दी ही असीम स्नेह और आदर में बदल जाएगा। देखिएगा। कमला देवी ने स्नेह से बेटे को अपने गोद में समेट लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।